गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में अब सबका स्वागत है। जैसे आपको पता है, हाल ही में कुजदार बलूचिस्तान में एक धमाका हुआ था जिसमें 2-3 लोग देहांत हो गए और बाद में ये पता चला कि ये पाकिस्तान आर्मी ने एक फॉल्स फ्लैग मार्च एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है। और इसके अलावा बलूचिस्तान हर रोज हर दूसरे दिन न्यूज में आता है और वहां वर्चुअली एक फ्रीडम फाइट चल रहा है, फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान। और पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान को एक शिकंजे में कस के बैठा है। उनके जितने लीडर हैं वो जेल के अंदर है, महरंग बलूच और बाकी सब। अख्तर मेंगल जो उनका सबसे बड़ा पॉलिटिशियन है, वो कैद में नहीं है, पर उसको साइडलाइन में दबा के बैठे हैं। हर रोज वहां किस्से होते हैं और ये बताया जाता है भारत का हाथ उधर है और भारत उनको मदद कर रहा है टेररिज्म। ये पाकिस्तान का दावा है और हमें भी ये है कि भाई बलूचिस्तान को मदद करना है, क्या है वगैरह वगैरह सब मैं मानता हूं। पर हमें पता होना चाहिए बलूचिस्तान का असली हालत क्या है, उसका वहां स्थिति क्या है और वहां का क्या पहलू है जिसके ऊपर हमें तवज्जो करना चाहिए। इसीलिए पिछले महीने मैंने एक वीडियो निकाला था और ये ऑप सिंदूर शुरू होने से पहले इसी वीडियो को मैं दोबारा दोहरा रहा हूं और इसके बाद आप उसको देख सकते हैं। आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि बलूचिस्तान का एक्चुअल स्थिति क्या है, उसके अबाउट मिनरल्स इन बलूचिस्तान, वहां लीडरशिप क्या है, इश्यूज क्या है, ग्वादर का कहानी क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये वीडियो देखिए और आपके जब सवाल हैं आप मेरे से बाद में पूछ सकते हो। थैंक यू और जय हिंद। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का कमजोर दिल है, मैंने इसीलिए बताया कि ये कमजोर दिल है कि कभी भी पाकिस्तान का हार्ट फेल हो सकता है अगर कुछ बलूचिस्तान में कुछ हो गया तो। और इसी के बारे में हम विवरण में बात करेंगे। कुछ हिस्सा पुराना होगा, कुछ नया, पर बात यह है कि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान से जा सकता है। राइट। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं बताना चाहता हूं सबको कि आजकल जो है कि बहुत लोग हमारे वीडियोस के ऊपर कमेंट कर रहे हैं और जब हम उनको एनालाइज करते हैं तो ये हमें नजर आता है कि बहुत ट्रोलिंग कर रहे हैं। जो चाइना से आए हैं वो पाकिस्तान के हैं और कुछ बांग्लादेश के भी हैं। और मैं चाहूंगा कि आप इन कमेंट्स को, जो भी आते हैं नेगेटिव कमेंट्स हमारे ऊपर, थोड़ा ध्यान से देखें और खुद अपना निर्णय लें। राइट। हमें ये नहीं प्रॉब्लम कि आप हमारा वीडियो के ऊपर आलोचना करो या हमारा जो भी बोली है उसके ऊपर आलोचना करो या भारत के बारे में आलोचना करो, उससे कोई हमें इतराज नहीं है। पर क्योंकि ये जो प्रोफेशनली किया जा रहा है पाकिस्तान से, चाइना और बांग्लादेश से, उसके बारे में जो कमेंट आते हैं और वो बार बार वही लोग आते हैं कमेंट करने के लिए, उनके बारे में थोड़ा उनका कमेंट ध्यान से देखिएगा। राइट। वो काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए आपको देखा तो देखेंगे तो नीचे हमने ये टिकर टेप में भी दिया है। ओके, सो लेट्स गेट टू बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। मैं हर वक्त जिस तरीके से मैं शुरू करता हूं वही मैं बोलूंगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान के बिना जीवित रह सकता है? क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान के बिना रह सकता है? इसीलिए बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का कमजोर दिल है, कभी भी हार्ट फेल हो सकता है। राइट।
आज जो बलूचिस्तान के हम बारे में हम बात करेंगे, दो मुद्दों के ऊपर बात करेंगे मोटे मोटे तौर पर। एक, और ये मूल मुद्दे हैं जहां तक बलूचिस्तान और पाकिस्तान का संबंध है। सबसे बड़ा, और आई वुड से सबसे बड़ा पहला मुद्दा, कि बलूचिस्तान के जितने भी रिसोर्सेस हैं, पाकिस्तान ने 70 वर्ष, जब से इंडिपेंडेंस इनको आजादी मिला है, तब से लूटे जा रहे हैं। ये एक्सट्रैक्टिव एलिट्स बोलते हैं, क्योंकि ये चूसने वाले एलिट हैं। कौन है ये वही हैं जो खास करके पंजाबी पॉलिटिशियंस और आर्मी। दूसरी बात, हम सबको पता है, हमने पहले भी इसके बारे में विश्लेषण किया है, कि बलूचिस्तान को इस सर के ऊपर एक बंदूक रख के बोला कि भाई आज आप आज नहीं, कल से आप पाकिस्तान के हिस्सा हो। क्योंकि सबको पता है, कान ऑफ कलात के सर पे बंदूक रखा गया था, तो बोला कि भाई साइन करो। तब से अभी तक उनके लोगों से, बलूच लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। और ये भेदभाव एक तरफा नहीं है, मतलब एक तरीके का नहीं है, बहुत तरीके हैं। एंड ये दे आर ऑल ह्यूमन राइट्स इश्यूज, बेसिक ह्यूमन राइट्स इश्यूज के ऊपर इनके साथ बदसलूकी की जा रही है। और ये दो चीज है मूल कारण, जिसकी वजह से आज बलूचिस्तान का ये हालत है। पहले हम बात करेंगे लूट ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान को किस तरीके से पाकिस्तान लूट रहा है और लूट रहा था। सबसे पहले इसका एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इसके रिसोर्सेस। कौन है ये, कौन से रिसोर्सेस हैं, किस तरीके रिसोर्सेस हैं। एक, ये इस इलाके में, चगाई के इलाके में, चगाई हिल्स के इलाके में पाकिस्तान, यहाँ बहुत मिनरल्स बरामद है, खनिज बरामद है, जिसमें है सोना, तांबा और सब कुछ। और यहाँ दो बड़े माइन हैं, एक है रेकोडिक और दूसरा है सेंदक। इन दोनों को एक्सप्लॉइट कर रहा है पाकिस्तान जब से इनको आजादी मिला है। ये कोई नई चीज नहीं है, पर ये अभी बढ़ने वाला है। और ये ओके, प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो भी इनको आमदनी मिलता है, पाकिस्तान के पास वो यू नो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी नहीं है जिससे ये खुद एक्सट्रैक्ट करे मिनरल्स और बेचे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में चीनियों को और कनाडा के लोगों को दे देते, कंपनी को दे देते हैं। और एक कंपनी है बैरिक, राइट, उनको दे देता है और वो निकालते हैं। और जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट में पैसा मिलता है माइन से, 50% से ज्यादा पैसा चाइना को और बैरिक को ले जाते हैं। बाकी 50% पाकिस्तान को मिलता है, जिसमें से सिर्फ 2% बलूचिस्तान को मिलता है। बाकी 48% पाकिस्तान ले जाता है सेंट्रल की टीम में। तो जो भी वहां से निकलता है उसका फायदा बलूचिस्तान को बिल्कुल नहीं होता है, और ना हुआ है, ना आगे भी होगा। दूसरा, सुई में गैस बरामद है और काफी तादाद में बरामद है। अभी से नहीं, पिछले 20-30 साल से बरामद है सुई गैस फील्ड। पर सुई गैस फील्ड से बलूचिस्तान में किसी को गैस नहीं मिलता, बाकी प्रांतों में जाता है। आजकल थोड़ा बहुत इनको मिलने लगा है, पर बलूचिस्तान को वो गैस को सूंघने के लिए भी टाइम नहीं मिला। तीसरा, समुद्र के रिसोर्सेस। ग्वादर, वो कोस्ट, जितना वो मकरान कोस्ट जो बोलते हैं, ये इलाका मकरान कोस्ट है, इसमें समुद्र के रिसोर्सेस काफी हैं।
और इस समुद्र के आप आफ्टर ऑल उस पूरे कोस्ट के अंदर मछुआरे हैं, फिशिंग विलेजेस हैं, और जो लोग हैं जो समुद्र के ऊपर जीवित हैं। जब से ये ग्वादर का पोर्ट बना है, ठीक, उस इलाके के जितने लोग मच्छी पकड़ते हैं उनके पेट में लात लग गया। ये दो वजह से, एक तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए, और क्योंकि वहां चाइना का बेस बन रहा है तो ग्वादर के लोग वहां जा नहीं सकते, और वो वहां से मछुआरे बाहर नहीं जा सकते, तो इसकी वजह से काफी उनके ऊपर पाबंदी आ गया। दूसरा, इसी इलाके में चाइना से आते हैं ट्रॉलर्स, और उनको प्रोटेक्ट करता है पीएलए, यानी कि चाइना का नेवी। और जिस जो पानी, जो फिशिंग समुद्र के इलाका जहां अच्छे मच्छी मिलते हैं, और जहां पाकिस्तानी यानी कि बलूचिस्तानी लोग जाके अपना मच्छी पकड़ते थे, वहां वो खुद नहीं जा सकते क्योंकि चाइना वाले पकड़ रहे हैं वहां। तो उनका पेट पे बड़ा लात पड़ा। वही नहीं है, क्योंकि वहां कोस्ट के ऊपर पसनी है, ओरमरा है, बाकी पोर्ट भी है, वहां भी ये कहानी हो रहा है। और खास करके ओरमरा पसनी के ऊपर चाइना का निगाह है कि वो भी अपना ले, ताकि उनका बिल्कुल बेस बन जाए, एक डिफेंसिव बेस, नेवी बेस बड़ा अलोंग पाकिस्तान कोस्ट। और हम सबको पता है पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है चाइना के साथ, तो पाकिस्तान को देना ही पड़ेगा। अगर ये दिया गया तो बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर पेट पेट के ऊपर बिल्कुल परमानेंटली लात पड़ेगा। तो ये भी एक्सप्लॉइटेशन हो गया। तो आप देखिए, नेचुरल रिसोर्सेस जो मच्छी हैं, समुद्र के रिसोर्सेस, खनिज है या गैस है, बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिलता, बाकी सब ले जाते हैं। कम से कम वो खनिज लेने में उनको 2% मिलता है। ये जहां तक ग्वादर और ये इलाका है बिल्कुल नहीं मिलता। यहां तक कि ग्वादर का बेस बनाने में पाकिस्तान ग्वादर के लोगों को कुछ नहीं मिला, नौकरी भी नहीं मिला, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। इसीलिए कुछ दिन पहले, पिछले साल, 1 महीना इन्होंने ग्वादर का हक दो के मूवमेंट चलाया और वहां सब कुछ बंद कर दिया। पर खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और चौथा तरीका ये है कि देखिए, ये एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, राइट। अगर चाइना का इस इलाके में प्रेजेंस है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। और अगर इस इलाके में कंट्रोल प्रेजेंस है, और जिबूती में भी चाइना का एक बेस है, ये दोनों बेस, ग्वादर और इसके साथ, पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ ऑफ एडन दोनों को कंट्रोल कर सकता है चाइना। अमूमन अगर आप देखेंगे तो ऐसे अगर कंट्रोल करना है, और ऐसे अगर जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को किसी और को देना है, तो जो लोग हैं, वहां के आबाद जो लोग हैं, उनको कुछ तो पैसा मिलेगा, कुछ तो उनको रॉयल्टी मिलता है, कुछ तो रेंट मिलता है, कुछ भी बोलिए, पर उनको तो कुछ नहीं मिलता है क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी वालों ने पूरा लूट लिया। और एक तरीके से वो भी सीपीसी के माध्यम से, जो सीपीसी बिल्कुल कर्ज पे डूबा हुआ है और चलता नहीं है। और चाइना वालों ने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया और इलाके के ऊपर कब्जा कर दिया। और मार किसको पड़ा आखिर? बलूच लोगों को, राइट। तो ये भी एक ये है। ऊपर अगर हम देखेंगे तो इस इलाके में चाइना का एक बड़ा बेस आ रहा है। अगर बड़ा बेस इधर आ गया तो चाइना का जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जहां ये अपना थिएटर कमांड वगैरह रखना चाहते हैं, वो बलूचिस्तान के विपरीत जाएगा, क्योंकि ये दे आर अंडर नाउ न्यूक्लियर थ्रेट। क्योंकि वहां
अगर इतना बड़ा बेस आ गया और बाकी ओरमरा और पसनी के ऊपर भी इनका अगर कब्जा आ गया चाइना का, और पाकिस्तान के आर्मी अगर उनको हेल्प करता है, तो फिर क्या है कि इट विल बी अ मेजर प्रॉब्लम फॉर सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ बलूच पीपल। तो आप किसी तरीके से देखिए, बलूच लोगों का जो रिसोर्सेस हैं इस इलाके के एक्सप्लॉइट हो गए। ओके ओके, अभी जहां तक रिसोर्सेस का सवाल है, अभी तक तो ये चलता रहा, पर अभी क्या है, ये सीन बदल गया बिल्कुल। 10 दिन पहले एक पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम चला गया है पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद में, जिसका प्रतिनिधित्व किया ये इनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असीम मुनीर, और इसमें इन्होंने बोली लगाया और बैरिक गोल्ड को दे दिया पूरा खनिज, यानी माइन, जो नया माइन बनने वाला है रिको डिक, उनको दे दिया। और इसके बारे में ये देखिए, ये ही इज द सीईओ ऑफ बैरिक गोल्ड, क्या बोलता है आप सुनिए, बाद में हम आके आपसे दोबारा बात करेंगे। इसको फुल कर देता हूं फिलहाल। Reko Diq will be the beacon that leads Pakistan into the ranks of the top global mining jurisdictions. At the end of 2024, the feasibility study was completed, producing total contained, proven, and probable mineral reserves of 15 million tons of copper and 26 million ounces of gold. There's every reason to believe that Reko Diq will still be operating past the end of this century. First production is planned for 2028 and targets 240,000 tons per annum copper and 300,000 ounces per annum of gold during phase 1. Barrick has a proven track record of partnering with and fostering local suppliers worldwide. And we are applying these same principles and experiences at Reko Diq. Over the last 2 years, we have awarded contracts valued at millions of dollars to suppliers from the Chagai district. Reko Diq will be a major contributor to Pakistan's economy. कहता है कि रिको डिक विल बी अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू पाकिस्तान इकोनॉमी, और अगले साल से इसके यहाँ प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। पर क्या यहाँ रुकता है कहानी? नहीं, इसके बारे में दूरदर्शन ने एक अच्छा डॉक्यूमेंट्री निकाला, उसका सारांश आपको अभी दिखाता हूं, क्योंकि स्पष्ट हिंदी में सब कुछ बताया जा रहा है इसमें। देखिए, चलते हैं पाकिस्तान का बलोचिस्तान प्रांत। यहां रहने वाले बलोच और दूसरे नागरिकों की पाकिस्तान से अलग होने की कोशिश ऐसे ही नहीं है। दरअसल यहां पाकिस्तान अपने नागरिकों के साथ दोहरा रवैया अपनाता है। पाकिस्तानी सेना उन पर जुल्म करती है और अब नए घटनाक्रम में पाकिस्तान यहां की खनिजों से भरी जमीन को बेच रहा है। इसके लिए बकायदा पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में नीलामी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों से अटा पड़ा बलूचिस्तान, बावजूद इसके विकास के पथ से कोसों दूर, गरीबी, बेरोजगारी, अस्थिरता, अनिश्चितता बरसों से इसकी तकदीर। बलूच इसके लिए पाकिस्तानी सेना पर अपने संसाधनों की खुलेआम लूट का आरोप लगाते हैं। हाल के दिनों में बलूच राष्ट्रवादियों ने अपनी जमीन को बचाने के लिए हमले तेज कर दिए हैं, लेकिन बिगड़ते हालात से निपटने के लिए पाकिस्तान ने अब इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों की बोली की मंडी लगा दी। 2 दिवसीय पाकिस्तान मिनरल समिट में अमेरिका, चीन समेत 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि खनिजों का निर्यात सिर्फ कच्चे माल के रूप में नहीं बल्कि उनका प्रसंस्करण भी यही किया जाएगा। वहीं सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने निवेशकों को प्रभावी सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिया। बलूचिस्तान खनिजों का खजाना माना जाता है। यहाँ स्थित रेकोटिक खदान दुनिया के सबसे बड़ी तांबे और सोने की खदानों में से एक है, लेकिन इस क्षेत्र में लंबे समय से अशांति और अलगाववाद की आग चल रही है। हालांकि पाकिस्तान अलगाववादियों पर काफी हद तक काबू पाने का दावा करता है, लेकिन हाल के दिनों में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना और चीनी नागरिकों पर हमले तेज कर दिए हैं। बीएलए चीनी निवेश और परियोजनाओं का खुलकर विरोध करता रहा है। बलूच चीनी वित्त पोषित परियोजनाओं को तुरंत बंद करने की मांग करते रहे हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि सम्मेलन का असली मकसद बलूचिस्तान की खनिज संपदा का दोहन करना है, जिसके लिए उसके पास ना तो पूंजी है और न ही तकनीक। ऐसे में अमेरिका, चीन और सऊदी अरब जैसे देशों को शामिल कर वो निवेश आकर्षित करना चाहता है। सम्मेलन में अमेरिका और चीन को साथ बैठाकर पाकिस्तान बताना चाहता है कि वो किसी एक खेमे में नहीं है। साथ ही दुनिया को ये भी दिखाने की कोशिश की कि बलूचिस्तान जैसे अशांत क्षेत्र को आर्थिक विकास के जरिए स्थिर करने की नीति अपना रहा है। पिछले दिनों बलूचों के दमन पर यूएन ने भी आवाज उठाई थी। देखना दिलचस्प होगा कि बलूच संगठन पाकिस्तान के इस कदम पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। साथ ही इस पर भी निगाहें होंगी कि सम्मेलन में आए प्रतिनिधि पाकिस्तान पर कितना भरोसा कर पाते हैं। चलते हैं पाकिस्तान, राइट, चलते हैं। ओके, बात यह है कि ना कोई बाहर से ना अंदर से ये बात उठाता है कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अन्याय हो रहा है और उनको न्याय भी मिल रहा है। पर आजकल मेरे ख्याल में एक आध आदमी है जो पाकिस्तान के अंदर बोलना शुरू किया है, पर वो भी मेरे ख्याल में औपचारिकता है। पर खैर, एक आवाज तो है, उस आवाज को हम सुनेंगे, फिर देखते हैं ये आगे क्या है। ये है ख्वाजा आसिफ, जो एक जमाने में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। आजकल वो ऑपोजिशन में है गवर्नमेंट में, और ये बोलता है ये बात जो ये बलूच लोगों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, मैं जितना भी बोल सकता हूं बोल दूंगा। पर अगर ये एक पाकिस्तानी खुद बोल रहा है तो ये तो सच ही होगा ना। तो इसीलिए आपकी इस व्याख्या को सुनना बहुत अनिवार्य है। मेरे भाई जनाब मेंगल साहब की तकरीर में सुन रहा था तो मुझे याद आया कि मशरकी पाकिस्तान के असेंबली के मेंबरान भी यही कहते थे जो आज मेरा भाई दफ्तर में वक्त हाथ से निकल जाता है तो फिर हम किसी सकूत के जो है उसकी जस्टिफिकेशन पेश करते रहते हैं। ये बात सही है, ये रिकोडेक हो गया, संदक हो गया, सुई हो गया, गवादर हो गया, ये हमारे बलोची भाइयों की मलकियत है। सबसे पहले उनका राइट ऑफ प्रीएम्पशन है उसके ऊपर, उनका शुफा बनता है उसके ऊपर, उसके बाद वफाक का और बाकी पाकिस्तान का बनता है। ये कैसा इंसाफ है कि तेरा बुक्की में गैस नहीं है और मेरे घर में गैस जो है सियालकोट में जल रही है, मैं गीजर इस्तेमाल कर रहा हूं उसी गैस के ऊपर। इस वक्त जो है लड़ाइयों का नहीं है, जो बाकी बचा कुचा पाकिस्तान जो है उसको मुत्तहिद रखें। इस मुल्क के वसाइल के ऊपर सबका हक है। अगर मरी के ऊपर बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि मरी के ऊपर सारा पाकिस्तान बिल्कुल सही है कि मातम कर रहा है, वहां पे जो कुछ हुआ बिल्कुल सही है, करना भी चाहिए। लेकिन जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है उसके ऊपर भी सारे वफाक को जो है मातम करना चाहिए। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट बात दो बोले। एक, बलूचिस्तान के अंदर जो भी वसाइल हैं, यानी जो भी खनिज हैं, रिसोर्सेस जो भी हैं, पहला हक बनता है बलूच लोगों के ऊपर। आज तक वो हक है ही नहीं इनके पास।
दूसरी बात, इन्होंने खुद पाकिस्तान असेंबली में एक मेंबर ऑफ द पाकिस्तान नेशनल असेंबली खड़ा होकर बोल रहा है कि भाई गैस मेरे यहाँ सियालकोट में आता है, पर सुई का गैस बलूच लोगों को नहीं मिलता आज तक। तो इस तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है उधर, बलूचिस्तान के लोगों को, बलूच लोगों को लूटा जा रहा है पिछले 70 साल से। और ये आगे अगर पाकिस्तान का बस रहा तो ये आगे चलता रहेगा। मेरा प्रस्ताव ये है और मेरा सोच भी ये है कि सिर्फ ये लूट के ऊपर और लूट मार के ऊपर ही एक क्रांति हो सकता है, और दिस इज बिग इनफ फॉर अ रेवोल्यूशन टू टेक प्लेस इन पाकिस्तान। विल इट टेक प्लेस? In a way, it is taking place. There's no doubt about it. And if you add this, कि भाई कल के दिन ग्वादर will become a China's our base, and उनका साइकिल स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ गया, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ गया, जिस तरीके से मैंने बताया, तो हर आदमी बलूचिस्तान के अंदर यही बोलेगा कि भाई मैंने क्या गलती किया, मेरे ऊपर इतना बादल मंडरा रहे हैं, मेरे पूरा इलाका लूटा जा रहा है, तो मैं क्यों आजादी ना लूं, और मैं क्यों हथियार ना उठा के जो बाहर से लेके आ रहा है उसके ऊपर फायर ना करूं? क्यों मैं, अगर मेरे को यहाँ कान के अंदर काम नहीं मिल रहा है, तो क्यों मैं पंजाबियों को ना मारूं? तो अगर आप इस लिहाजे से देखेंगे तो देयर इज लॉट ऑफ रीजन कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से जाने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का नियत ठीक नहीं है। दे हैव ऑलरेडी सोल्ड ऑफ द रिकोडिक माइन, बोली लगा दिया बैरिक गोल्ड को। दैट्स वन। ओके, पर एक चीज है, ये बड़ा मजेदार चीज है, ये सीपीसी के ऊपर इतना पैसा गवा दिया इन्होंने, इतना लगा दिया, ग्वादर पोर्ट बना दिया, एक्सपोर्ट ये वो वगैरह वगैरह वगैरह, पर यहां से एक्सपोर्ट हुआ क्या आज तक? ठीक है, एक्सपोर्ट हुआ है गधे, क्योंकि वहां चाइना एक डोंकी फार्म लगा रहा है, गधों का फार्म लगा रहा है, और जिससे वहां गधे उत्पन्न होंगे, और ये गधे जो हैं चाइना को एक्सपोर्ट किए हो करेंगे। और ये बड़ा मजेदार, मैंने न्यूज पढ़ा डॉन में 4 दिन पहले, जहां वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चाइना डोंकी इंडस्ट्री, चाइना में एक डोंकी गधों का इंडस्ट्री भी है, आज तक मेरे को नहीं पता था कि चाइना के अंदर गधों का इंडस्ट्री है। That Chinese industry should be allowed to establish farms in Gwadar export processing zone. तो ये गधे जो हैं प्रोसेस होंगे, पाकिस्तानी गधे जाएंगे चाइना में, और चाइना के गधों के साथ मेल मिलाप करेंगे, जो भी करेंगे राइट? तो ये मैंने ट्वीट भी किया था, तो मैंने सोचा ये बताऊं। तो आप देख सकते हो कि कितना अन्याय हो रहा है बलूच लोगों के साथ, और अगर वो इसी बात के ऊपर वो अपना हथियार उठाएं और पाकिस्तान के स्टेट के विरुद्ध लड़े, तो बिल्कुल इट्स अ फेयर डील। इट बिकम्स इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड जब इनका सोशल इंडिकेटर्स देखते हो। इतने साल इन्होंने सब कुछ दे दिया, मान लो इनको डायरेक्ट पैसा नहीं मिला, पर पाकिस्तान के पास जो पैसा मिला है, उनका क्या है, बलूच लोगों के ऊपर इन्होंने खर्च किया? क्या उनका सोसाइटल इश्यूज को ऊपर बढ़ाया? नहीं। टीवी, पाकिस्तान के टीवी चैनल में आधा मिनट के लिए कवरेज होता है बलूचिस्तान के ऊपर 24 घंटे के अंदर। अगर कोई वारदात ना हो तो बलूचिस्तान का जिक्र ही नहीं होता। बलूचिस्तान का ह्यूमन डेवलप इंडेक्स जो है वो सियरा लियोन के बराबर है, एंड सियरा लियोन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इज जस्ट 181 आउट ऑफ 189 इन द वर्ल्ड। इट इज फुल ऑफ extremism,
and civil war and all that. It's violent ridden. Balochistan is at that level. No HDI. Okay. Poverty is 71% है बलूचिस्तान के अंदर, जब पाकिस्तान के अंदर वो 38% पॉवर्टी है, ऑलमोस्ट डबल. लिटरेसी फॉर वुमन बिल्कुल डाउन. ठीक है. वुमन मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी यानी बच्चे पैदा होते ही मर जाना, वो इट्स अबाउट 700 पर लाख इन बलूचिस्तान. और बाकी पाकिस्तान में कम से कम इसका हाफ है. इट्स अबाउट 300 to 350. वही ज्यादा है. राइट. इन आवर कंट्री इट इज लेस देन 100. ओके. फीमेल डॉक्टर्स नहीं है इधर, लेडी डॉक्टर्स है ही नहीं, और जो हैं वो बाहर जा नहीं सकते हैं सिक्योरिटी की वजह से. मेल न्यूट्रिशन है, बच्चे स्टंटेड पैदा होते हैं. राइट. अब देखिए, बलूचिस्तान के अंदर 22,000 स्कूल हैं, उसमें सिर्फ 10,000 स्कूल में बलूचिस्तान में 22,000 गांव हैं, और उन गांव कस्बे जो भी बोलो, तो उस 22,000 में सिर्फ 10,000 में स्कूल है, बाकियों में नहीं है. पानी नहीं है, बैंक नहीं है बलूचिस्तान के अंदर. ठीक है. बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का 44% का हिस्सा है, पर रोड जितना है बलूचिस्तान में सिर्फ 14% है. बाकी 84% इज इन द अदर, जस्ट 50% ऑफ पाकिस्तान. इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का जो उत्पादन नहीं, इस्तेमाल जो होता है, सिर्फ 4% ऑफ पाकिस्तान होता है. इसका मतलब बिजली दिया नहीं जाता. तो अगर आप देख सकते हो, इतना पैसा आता है. उसने बोला है यहाँ का सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा गोल्ड और तांबे का माइन है, मेनली तांबा, कॉपर, और फिर भी इन लोगों को कुछ नहीं मिलता. तो ये लूट नहीं तो और क्या है. ओके. अभी हम बात करेंगे हाउ बलूचिस्तान किस तरीके से आजादी की ओर बढ़ रहा है और क्यों. हम अभी इसके बारे में तो देख लिया, पर विल सी अदर इश्यूज. मूल कारण क्या है कि लोग पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते. राइट. वो ये है, ऐसा कोई घर नहीं है बलूचिस्तान के अंदर जिसमें कोई ना एक आदमी एनफोर्स डिसअपीयरेंस हो गया या उसका खून हो गया. और यहां तक अगर वहां लाश मिलता है, कतार लग जाता है कि भाई उस लाश को पहचानने, और लोग जाके देखते हैं कि कोई ये मेरा भाई तो नहीं है, पिताजी तो नहीं है, या शोहर नहीं है, जो भी. ये क्या हालत है ये. राइट. तो ये मेरे ख्याल में वो उस स्तर पे आ गया कि लोग पाकिस्तान आर्मी, पंजाब, उन लोगों के साथ घृणा है, हेट. और जब भी मैं किसी से देखता हूं ट्विटर में ये वगैरह वगैरह, वो घृणा बाहर निकल के आता है. राइट. और वहां मारंग बलूच जैसे लोग हैं जो इनको देखिए, इनका पॉपुलैरिटी देखिए, इनका क्राउड देखिए, इनके सामने जो आते हैं. और क्योंकि ये शी इज टेकिंग अप कॉजेस ऑन ह्यूमन राइट्स इश्यूज. सिर्फ एक ही मुद्दा है इसका, ये है कि भाई एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस क्यों कर रहे हो. अगर कुछ कर रहे हैं तो लॉ लेके आइए, और इनको दिया नहीं जाता. आप देखिए ये किस तरीके से बोलती है. इसका जितना रेस्पॉन्स है आप देखिए, कितना पॉपुलैरिटी है वो देखिए. और ये जो औरत है जिसने नॉन वायलेंटली पूरा अपना आंदोलन चलाया फॉर एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस,
वो आज के दिन पिछले 1 महीने से जेल में है और किसी से मिल नहीं सकती। और इसको क्यों उठाया वगैरह मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पर इसको पिछले साल भी जब इसने मार्च लिया कैपिटल में जाने के लिए, उस वक्त भी इसको मार पड़ी है लाठियों के साथ। पूरा पाकिस्तान आर्मी एक औरत के सामने झुक रहा है और झुकने वाला है। अगर इसको कुछ हो गया तो बलूचिस्तान बिल्कुल जल जाएगा। अगर कुछ ना भी हुआ तो इसने पूरा पाकिस्तान आर्मी को हिला के रखा है, क्योंकि एक ही मुद्दा है इसका, एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस और खून। दूसरी बात, हम सबको पता है कि पिछले महीने ये जाफर अटैक एक्सप्रेस अटैक हुआ है। पर ये जो अटैक है ये इट्स नॉट वन ऑफ। ये एक सेंसेशनल अटैक था, बहुत सोफिस्टिकेटेड अटैक था, बट ये सदियों का गुस्सा है इसके अंदर। क्यों? लोग जो बलूच लिबरेशन आर्मी हुआ या बलूच नेशनल आर्मी जो भी है, उनका फ्रीडम फाइटर्स हैं आजकल। मैं ये भी नहीं बोलूंगा अभी रेबल्स हैं, ये तो फ्रीडम फाइटर्स हैं। ये फ्रीडम, वो अपना फ्रीडम मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं। वो जो है लड़के हैं, नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं, पढ़े लिखे हैं। उनको ये जहन में ये हो गया कि भाई हम पढ़े लिखे तो हैं, पर एक दिन हमें उठाया जाएगा और हमें मार दिया जाएगा, हमें टॉर्चर किया जाएगा। अगर यही हमारा फ्यूचर है, हम क्यों ना जाके अपना तकदीर अपने हाथों में ना लें। और इसलिए हम विल गो विद आर्म्ड रेबेलियन। दे हैव पिक्ड अप आर्म्स एंड गॉन। So this is the second part, ये दूसरा हिस्सा है, राइट, ऑफ दिस। जो अटैक तो हुआ है, और उस अटैक के बाद क्या है कि महरंग बलूच ने जो एक धरना किया क्वेटा में, क्योंकि इसके इमीडिएटली पाकिस्तान रिटेलिएटेड, 2-3 लड़कों को मार दिया है। क्योंकि मार दिया तो महरंग बलूच को पकड़ के उन्होंने अरेस्ट किया है। अब हालत और बिगड़ता गया है, राइट, ओके। उसके साथ साथ जब ये सब हो रहा था तो सरदार अताउल्लाह मेंगल, जो एक माना हुआ पॉलिटिशियन है बलूचिस्तान का, वो एमपी भी रह चुके हैं, राइट, और चीफ मिनिस्टर भी रह चुका है बलूचिस्तान का। तो मेरे ख्याल में ही इज टेकन अ कॉल। अब तब तक ही वाज वेदर पाकिस्तान के साथ हो या बलूचिस्तान को पाकिस्तान के अंदर ले चलना है, नहीं ले चलना है, किस तरीके से करना है, वो उसको डाउट था। पर जब महरंग बलूच को अंदर कर दिया तो उसने बड़ा एक ट्वीट लिखा है, और दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं एक एक्सेप्ट है, मैं पढ़ लेता हूँ। तो जहां ये कहता है कि ऐसे कोई जगह बचा नहीं है बलूचिस्तान के अंदर जहां गवर्नमेंट ये बता सकते हैं कि वो अपना कंट्रोल कर रहा है, और पाकिस्तान स्टेट ने ये वार हार लिया और ये खत्म है, कहानी खत्म, राइट। और ये भी आगे बोलता है कि जो लोग बलूचिस्तान को इस हालत तक लेके आए हैं, राइट, उनको पता होना चाहिए कि ये टाइम वक्त उनके साथ नहीं है, ना ये टाइम हमारे साथ है। और ये जो पूरा स्टेट जो है हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, ना आपके कंट्रोल में है। इसने तो निर्णय ले लिया कि ये अभी कभी भी पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं जाएगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं मानता हूं ये पूरा कहानी के अंदर। ये टाइम लगेगा, पर जिस दिशा में जा रहा है उससे कोई वापस मोड़ नहीं है। उसके बाद इसने एक लॉन्ग मार्च भी किया है, और इसके इसी बीच में बहुत औरतें बाहर आई हैं इन सपोर्ट ऑफ महरंग बलूच, और बहुत औरतें ने प्रदर्शन भी किया है अगेंस्ट एनफोर्स डिसअपियरेंसेस। आप देखिए, एक वो भी देखिए दोनों,
आप कुछ सोच सकते हो कि अगर ऐसे एक प्रदर्शन में कहीं भी सिर्फ औरतें हैं आगे, तो वहां का हालत क्या होगा। जिस दिन एक औरत चूल्हा छोड़ के रास्ते के ऊपर आ जाता है और ऐसे धरना करना शुरू करता है, फिर तो घंटी बजना चाहिए सबके लिए। और खास करके इस इलाके में, अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, वहां रवैया है यू नो वुमेन्स मूवमेंट्स का, यहाँ नहीं है, पर ये सड़क पे उतर आए हैं। सो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद अताउल्ला मंगल ने अपना लॉन्ग मार्च भी किया था। ये लॉन्ग मार्च का शुरुआत है जब उसने किया था, पर इसको रोक दिया गया है। इसको रोक दिया गया है क्वेटा के शॉर्ट ऑफ क्वेटा एक जगह है मस्तुंग। मस्तुंग में एक पास है, उस पास के ऊपर इन्होंने कंटेनर वगैरह लगा के बंद कर दिया। तब से लेकर ये आगे नहीं जा पा रहे हैं। इसके लाइफ के ऊपर भी अटैक हुआ है, पर वो नाकामयाब रहा एंड इट्स इन अ बैड शेप। तो अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकली भी देयर इज कंप्लीट डिनायल ऑफ एनी राइट्स टू द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। और मंगल अभी तक वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम कर रहा है। वो सिर्फ मैरंग बलूच और बाकी लेडीज का रिहाई मांग रहा है, उसको नहीं दी जा रही है, राइट? किसी को नहीं दी जा रही है, राइट? ओके, तो अगर आप देखेंगे तो 4 हिस्से हैं ये जो मूवमेंट है बलूचिस्तान में, जो भी आप बोलोगे। एक तो ग्वादर को हक दो मूवमेंट है, वो अभी थोड़ा बैकफुट में है, यानी बैकफुट में नहीं है, वो दबा हुआ है। दूसरा है ये बलूच यकजहती कमेटी जो मारंग बलूच का है, जो एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। तीसरा ये बीएनपी जो अताउल्ला मंगल का बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर काम करना चाहते हैं और जोड़ लाना चाहते हैं। और लास्ट है बीएलए और बीएलएफ जो आजादी मांग रहे हैं। ओके, तो इसके साथ पाकिस्तान कैसे आदमी किस तरीके से बर्ताव कर रहा है, राइट? एंड आई एम सेइंग पाकिस्तान आर्मी इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट तो एक मोहरा है, रबर स्टैंप है। मेन है पाकिस्तान आर्मी। सबसे पहले इनका रेस्पॉन्स है मैक्सिमम फोर्स, यूज मैक्सिमम फोर्स अगेंस्ट एवरीवन, सबके साथ जो भी है मैक्सिमम फोर्स। ओके, दूसरा है इन्होंने पूरा चाइना को मदद किया है, एडेड एंड अबेटेड चाइना, जो भी चाइना करना चाहता है, या एज फार एज मिनरल्स आर कंसर्न और ग्वादर जो भी है, राइट, कंप्लीटली बेच दिया इन्होंने पाकिस्तान आर्मी ने। मिनरल एक्सप्लॉयटेशन, ये मिनरल एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ बाकियों के लिए नहीं, वो अपना पैसा जेब गर्म करने के लिए पाकिस्तान आर्मी जो मशहूर है वो कर रहा है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। वो आपने देखा पाकिस्तान मिनरल फोरम में सबसे पहले फोटो दिखाया जाता है किसका? असीम मुनीर का। तो शहबाज शरीफ तो वहां जाता है वो बस बैठने के लिए। ओके, और असीम मुनीर ने क्या है कि एक सिलसिला शुरू किया है, हार्ड स्टेट, पाकिस्तान शुड बी अ हार्ड स्टेट। उसके बारे में भी पहले मैंने एक वीडियो किया था, विद नो पॉलिटिकल आउटरीच। ठीक है, कोई समझौता नहीं है राजनीतिक, सिर्फ लोगों को उठाओ, हिंसा, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो हम बोलते रहते हैं,
Pakistan is doing state-sponsored terrorism against its own people in Balochistan. No, make no mistake about it. और मेरे हिसाब से पॉलिटिकली देखिए, सिक्योरिटी वाइज देखिए, या किसी लिहाज से देखिए, इकोनॉमिकली भी देखिए, एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक आ गया। और मेरे ख्याल में जो लास्ट पॉइंट है कि अभी जो इन्होंने बोली लगाया ऑफ रेकोर्डिक माइन, बोल तो रहे हैं बलूचिस्तान वाले लोगों को देंगे, पर इसमें क्या है कि बलूचिस्तान में जो एज ऑफ टुडे जो पॉलिटिकल पार्टी विच इज इन पावर, वो सब दे आर ऑल हैंड पिक्ड एंड प्लेस्ड। ये एक आदमी ने भी एक वोट नहीं लिया, ये मिला इनको पिछले साल इलेक्शन, राइट? कोई एक भी अपने बल पे जीता नहीं। सब फॉर्म 45 जो बोलते हैं पाकिस्तान के अंदर, उसको लेके गिनती के बाद पूरा बदली किया और उसको इलेक्ट करके इनको लगा दिया। ये सब लट्टू हैं, उनको मिलेगा पैसा। ये कुछ हिस्सा बलूचिस्तान में ये जो नया प्रोग्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट में दिया है, पर गवर्नमेंट तो वही है ना, इन्हीं का खुद का, तो ये उसी से भी लूट लेंगे ये। तो इस हालत में बलूचिस्तान का हालत तो और भी खराब ही हो रहा है ना, अच्छा नहीं हो रहा है। हार्ड स्टेट जो असीम मुनीर ने ऐलान किया है, उसका फैक्ट्स क्या है, असलियत क्या है उसका, वो ये है, आर्मी किसी के साथ, पाकिस्तान आर्मी किसी के साथ समझौता नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अगर समझौता करेगा, वो जो पैसा है वो इनको देना पड़ेगा। पाकिस्तान आर्मी किसी के साथ अपना लूट शेयर नहीं करेगा, ये किसी का हिस्सा नहीं बनेगा, वो अपना पूरा लूट खुद करना चाहते हैं, बड़ा क्लियर है। पिछले साल मेरे ख्याल में जून जुलाई अगस्त के दौरान एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये हुआ कि जितना जुडिशियरी है, जजेस हैं, वो अंडर द गवर्नमेंट हो गए। और अंडर द गवर्नमेंट का मतलब अंडर द आर्मी, खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। इसका मतलब क्या है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने बदली करके कॉन्स्टिट्यूशन को ताला लगा दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनली बलूचिस्तान को, वो जो सब लोग सोच रहे थे कि यार ये जो भी कर रहा है सिर्फ पाकिस्तान के पावर के लिए कर रहा है, अब वो असलियत बाहर निकल आ रहा है कि बलूचिस्तान विल बी डिनाइड ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अगर बलूचिस्तान से कोई भी केस भी डाले अगेंस्ट इट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बलूचिस्तान अभी पाकिस्तान के जजेस जितने भी हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हैं, वो दे आर अंडर द थंब ऑफ द आर्मी। ओके, कोई ये नहीं होगा। सो लॉ लीगली इनका, सारे बलूच लोगों का विद इन द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन रास्ते बंद हो गए। ओके, अभी जो हालत हुआ है आफ्टर द जाफर अटैक एक्सप्रेस, इससे पहले भी वगैरह वगैरह, ऑफिशियली बलूचिस्तान के अंदर रात को ट्रैवल नहीं होता, कोई जाता नहीं रोडों के ऊपर, यहां तक पाकिस्तान आर्मी भी नहीं जाती। पिछले हफ्ते से पूरा बलूचिस्तान के अंदर रात में ट्रेन भी नहीं चलते। रात में पूरा बलूचिस्तान प्रदेश में गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल नहीं है। द स्टेट हैज नो कंट्रोल ओवर नाइट, यानी कि बलूचिस्तान का जो 24 घंटे के वक्त में रात को ये लिबरेटेड जोन है। ये दिन के वक्त कुछ कंट्रोल है, रात को एक कंट्रोल, ये फ्रीडम फाइटर है ना, आजादी जो उनका कंट्रोल में है। आप सोचोगे कि यार मैं ऐसे ही बात कर रहा हूं, ये ऐसे ही बात करे जा रहा है। नहीं, ऐसे नहीं है।
दूसरी बात यह है, इसका मैं प्रमाण दूंगा कुछ देर के बाद। दूसरी बात यह है कि वहां बिल्कुल मीडिया ब्लैकआउट है। कुछ भी हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर, वो बाहर नहीं निकल रहा है आज के दिन। कल और आज के बीच में सिर्फ 2 दिन, 14 और 15 अप्रैल के बीच में वहां 3 वारदातें हुई हैं, जिसको के बारे में किसी को पता ही नहीं। इतना मीडिया ब्लैकआउट है ना। किसी पाकिस्तानी न्यूज़पेपर में ये नहीं आता कि इतने वारदात हो रहे हैं। अब देखिए, ये है दश्त रोड में, मस्तुंग में ये एक वारदात हुआ है। कब? 5 घंटे पहले। ये मैंने तकरीबन 3 बजे मैंने ये ट्वीट देखा। तो 3 बजे से आप 5 घंटे निकाल लो तो 10 बजे के करीब हुआ है। आज सुबेरे 10 बजे के करीब वहां एक अटैक हुआ है, राइट। दूसरा, ये भी उसी टाइम का है, मेरे ख्याल में 2 बजे के करीब ये तुर्बत में हुआ है, ओके। और ये न्यूज आया है ट्वीट के थ्रू, बलूचिस्तान का जो जितने भी छोटे मोटे चैनल हैं उनके जरिए बाहर निकल रहा है। यानी कि आज 2 अटैक हुए हैं जिसमें लोगों को जान चला गया है। अटैक किसके ऊपर हुआ है? पाकिस्तान फोर्सेस के ऊपर। कल नौशकी में आर्मी कैंप के ऊपर अटैक हुआ 14 अप्रैल को। ये बलूचिस्तान पोस्ट का है, पर ये मेन स्ट्रीम मीडिया में बिल्कुल नहीं है, कहीं नहीं है। ये कैसे बाहर निकाल रहे हैं, वो ट्वीट और ये वो बाहर से बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में आज के दिन बलूचिस्तान इज आउट ऑफ कंट्रोल इवन ड्यूरिंग डे, धीरे धीरे। क्योंकि इतने अगर अटैक हो रहे हैं हर दूसरा दिन, तीसरा दिन, यानी दिन में 2-3 अटैक हो रहे हैं। अब सिर्फ सोचो, कश्मीर में एक छोटा वारदात हो जाता है तो पूरा देश खड़ा हो जाता है हमारा आजकल। पहले की जमाना छोड़ दो, ठीक है। अभी हुआ था एक कठुआ में, तो इसके ऊपर पीपल आर राइटिंग, एनालिसिस हो रहा है, क्यों हुआ, नहीं हुआ, क्यों हुआ, क्या है, सब मांग रहे हैं सर आप एक वीडियो करो उसके ऊपर। यहाँ हर दिन 2 या 3 ऐसे वारदात हो रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी कुछ नहीं कर पा रहा है। पहले रात गायब, मतलब रात वाज आउट ऑफ कंट्रोल, मेरे ख्याल में अभी दिन भी आउट ऑफ कंट्रोल। सो एक्चुअली देखा जाए, द रिट ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान चल नहीं रहा। तो ये बात ये मौलाना फजलुर रहमान ने पहले भी बता दिया था और ये वीडियो में बार बार दिखाता जाऊंगा, क्योंकि ये एक दर्शाता है यही बात जो ख्वाजा आसिफ ने बोला कि क्या अन्याय हो रहा है बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर। और ये बादशाह बोल रहे हैं कि भाई बलूचिस्तान तो हमारे कब्जे में ही नहीं है, हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, और ये खुद अपने असेंबली में बोल रहा है। आप इसको दोबारा सुनिए। जनाब स्पीकर, मेरे इलाके में ऐसे ऐसे एरियाज हैं जिसको फौज ने भी खाली कर दिया है। पुलिस तो खाली कर चुकी थी। बता दूं आपको, ऐवान को बताना चाहता हूं, वो इलाके कि जो पुलिस तो खाली कर चुकी थी लेकिन फौज भी खाली कर चुकी है, और जहां पर जंग हो और पुलिस भी ना हो और फौज भी ना हो, तो वो एरिया किसके कब्जे में होगा और वहां किसका रेट होगा? और दिल पे हाथ रखकर मुझे कहना पड़ता है, इंतहाई दर्द दिल के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आजादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरखास्त को कबूल। कहां खड़े हैं हम लोग? मेरे तो ये था 3-4 महीने पहले की बात है, ये व्याख्या जिसने बताया। तब से अभी तक हालत और खराब हो गया उधर। और आज के दिन पाकिस्तान हैज लिटरली नो कंट्रोल ओवर बलूचिस्तान। आपने देख लिया 3 दिन के अंदर, और ऐसे रोज आता रहता है। अगर मैं रोज बलूचिस्तान के ऊपर एक वीडियो करना पड़े तो हर रोज मेरे को 2 या 3 ऐसे ट्वीट मिलेंगे वारदातों के बारे में, जहां पाकिस्तान
आर्मी और उनका सोल्जर्स, कॉन्स्टेबलरी, जो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को पिटाई हो रहा है। लोग हर रोज वो लोग गवा रहे, मौत हो रहा है उनका। दुख भरी चीज है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी ने इनको बलि का बकरा बना दिया। पाकिस्तान आर्मी खुद जाता नहीं। यहां तक कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज नाउ रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू सम टाउनशिप्स। मेरे ख्याल में the rest of Balochistan is not under the control of Pakistan army at all. अगर आप सोचते हो कि नहीं ये है हमीद मीर, जियो टीवी का बॉस, ये भी वही बोलता है। आप किस तरीके से भी देख लो, people have lost control. Pakistan has lost control over Balochistan. Right? मंडी में जो बैठे हुए हैं पॉलिसी मेकर्स, ये चले मेरे साथ, इनको मैं लेके चलता हूँ। ये अटक का पुल क्रॉस करें, खैबर पख्तूनख्वा में पन्नू टीआई खान में असर के बाद जाकर दिखाएं मुझे किसी सड़क पे। चैलेंज है मेरा, असर के बाद, मगरिब के बाद नहीं, असर के बाद किसी सड़क पे निकल के दिखाएं मुझे। और ये पुलिस के साथ भी नहीं जा सकते। ये जितने भी बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स है ना, अपने आप को बड़े फने खान समझते हैं। ये चले मेरे साथ बलूचिस्तान में, और जो हब से जो खुशदार को सड़क जाती है, वहां पे मुझे ये मगरिब के बाद चल के दिखाएं वहां पे, और किसी पेट्रोल पंप पे खड़े होकर चाय पी के दिखाएं मुझे। और ये जो हमारे बड़े बड़े वुज़रा साहबान है ना, जो कहते हैं, तो आज का दिन कोई एक आदमी वो पेट्रोल पंप में चाय भी नहीं पी सकता अगर आप गवर्नमेंट के हो तो। ये हालत है बलूचिस्तान के अंदर, और हमीद मीर खुद बता रहा है। राइट? और रात का कंट्रोल ये देखिए, ये भी पहले भी मैंने बता चुका हूं। ये एक बलूचिस्तान का मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है पाकिस्तान के अंदर, ये बोल रहा है कि भाई रात को मैं जा सकता हूँ। मेरी भाई, अभी मैं पता है डर के बारे में भाग के इधर से गया हूँ। कल आज पूरा को मैंने फुलवारी इधर भाग के गया हूँ, हाथ में वापस आया। और वो भी अपने दिल लगाई थे, तो हमेशा बशीर देव का होता है, हमारे एनफोर्समेंट एजेंसी का नहीं होता। एफसी की होती है, लेवी की कैपेसिटी नहीं है। बशीर देव का बहस सीधे बलोच में कहूंगा मेरे भाई, अभी मैं पता है डर के बारे में कमांडर भेज किसी बोलते बंदूक नहीं चाहिए हमारे पास, तो बंदूक नहीं उठाएंगे, हमें गुंजाइश नहीं बंदूक, आप बंदूक उठवा भी नहीं सकते जबरदस्ती। लास्ट वाला इसका क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका सवाल भी देखिए। हो जाएगा, लेकिन आजकल गवर्नमेंट बशीर देव साहब की है, डॉक्टर अल्लाह नजर साहब की है, हमें उससे दरख्वास्त, कभी हम उसके साथ धाते चढ़े तो मुझे झूठी गोली मार दीजिएगा। जैसे मुझे जफरुल्लाह देवी मुझे गोली मारे, इससे बेहतर है कि मैं रजिस्ट करूं, मैं अपने बच्चे को, बलोच को गोली मारो, उधर से मुझे मारा, सबसे पहले मुझे गोली मार दीजिए, मेरा बंदूक नहीं छीनिए। सर कितने फीसद इलाके जो है वो इस वक्त हुकूमत की कंट्रोल से है? आपके सामने भाई, आपके सामने भाई। अब रात को चलो ना, किसी वजीर को बोलो घूमे, मैं खुद घूम नहीं। ये क्या बोल रहा है? आप चलो ना मेरे साथ, किसी वजीर को बोलो रात को घूमे, नहीं घूम सकता। ये हालत है। तो कम से किसी हालत में देखो तो, सॉरी, किसी हालत में देखो तो किसी तरीके से देखो, पाकिस्तान हैज लॉस्ट बलूचिस्तान। अभी हम थोड़ा पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर आते हैं। वेयर इज पॉलिटिकली बलूचिस्तान स्टैंडिंग आज के दिन? बट इसके लिए थोड़ा हमें पीछे हटना पड़ेगा, एक कदम पीछे लेना पड़ेगा। ये ट्वीट है आरिफ अजिया का 2020 का, 4 साल पहले का, राइट? जिसमें अताउल्लाह मेंगल जो बोलता है कि भाई ये कब इंडिपेंडेंट स्टेट था, और ये खुद क्या बोल रहे हैं ये आप सुनिए। आप कह रहे हैं कि आप ऐसे मजबूरी रियासत के जुग्राफिया को तस्लीम करते हैं और सुबह मजबूर हैं। किस बात का जबर है और किस जुग्राफिया पर एतराज है आपको? देखिए, बदकिस्मती ये रही है कि हम उस तारीख को जुटलाना चाहते हैं जो हकाइक पर मबनी है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान में जो शमूलियत की गई थी वो उनकी मर्जी से नहीं थी। आपके जो 2 ऐवान थे, आज कोई शायद उसको माने ना माने, लेकिन ये हकीकत है, हमें तारीख में नहीं पढ़ाया जाता। 2 ऐवान थे जो आपके, ऐवान बाला और ऐवान नज़ीर,
कि हम आज डेमोक्रेसी की बात करते हैं या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, हमारे यहाँ भी तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन थे। उसमें जब ये रेजोल्यूशन लाया गया तो उसको मानने से इनकार किया गया और वो रेजोल्यूशन को रिजेक्ट किया गया कि जी हम पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते। तो बजौर शमशीर क्या उसको शामिल नहीं किया गया उस वक्त पाकिस्तान, बलूचिस्तान को पाकिस्तान में? खानौफ कल्लात को और उसके साथियों को गिरफ्तार करके पाबंद सलासल नहीं किया गया था? तो उस मजबूरी के तहत आपने गन पॉइंट पे उसको कहा जी साइन कर ले, तो उसने साइन कर लिया। ये एक हकायक है। तो गन पॉइंट पे बोल दिया कि भाई साइन करो, तो उसको साइन करना पड़ा। ये बात अभी अताउल्लाह मेंगल टेल्स 2020 में, व्याख्या हुआ 1947 में। तो ये फीलिंग कभी बाहर नहीं गया लोग, राइट? सो ये डिप्राइव्ड स्टेट पॉलिटिकली भी है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ दिस थिंग। तो ठीक है, चलो ये तो अभी सब बोल सकते हैं कि भाई ये धरना कर रहा है, ये है वो, ये बिल्ली जैसा है नो, ऑन दीवार के ऊपर बिल्ली जैसा, ना इधर कूदता है ना वो उधर कूदता है, सब कुछ बात करता है। इसके ऊपर बहुत उंगली उठाया गया है, इनको छोड़ दीजिए। आप जरा इनके पिताजी के बारे में बात करते हैं। विल गो बैक इन टाइम। इसका पिताजी भी माने हुए पॉलिटिशियन थे और सरदार थे बलूचिस्तान आपके। ये देखिए, ये है राइट इनके पिताजी। तो इनके बारे में ये ही वाज अ माना हुआ आदमी था बलूचिस्तान के अंदर। नवाज शरीफ ऑल्सो हैड अ हाई ओपिनियन ऑफ हिम। तो उनके वो क्या कहते हैं आप सुनिए। यहाँ कभी भी आपने देखा कि फौज ने अपने आप ये गुस्से में आकर लोगों को उठा लिया और फिर उसके मसूदा लाशें फेंकी? कतल नहीं, एक भी वाक़या आप हमें नहीं बता सकते। क्यों? ये फौज पंजाबी के लिए बुरा मानती। मियाँ साहब मुझे माफ करें, पंजाबी के लिए ये बुरा मानती है। ये पंजाब की फौज है, ये पाकिस्तान की फौज नहीं, या फिर मैं पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। मुझे पाकिस्तानी वो नहीं समझते। अगर नहीं समझते हैं, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है। उन्होंने खुद ये फैसला मेरे लिए किया है। इतना बता दूं कि इस सारे धंधे ने बलूचिस्तान को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंचा दिया है। तो बलूचिस्तान को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंचा गया। ये जो भावना है, ये अभी का भावना नहीं है, ये पहले का भावना है। गन पॉइंट के ऊपर उठाना और लोगों को हिंसा रूप से तरीके से व्यवहार करना, ये सब नॉट ओनली दिस जनरेशन, इवन द लास्ट जनरेशन। और इसके तहत आज के दिन अगर आप देख रहे हो तो नवाज शरीफ कोशिश कर रहा है कि एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन किसी तरीके से जोड़ दें, बट बात यह है कि कोई इसकी बात नहीं मान रहा है, क्योंकि पॉलिटिकली इज नो मोर रेलेवेंट, राइट? तो अब यही नहीं है कि सिर्फ बलूचिस्तान में ही प्रॉब्लम है पाकिस्तान को। मैंने पहले भी बात किया आप लोगों के साथ कि बलूचिस्तान एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, केपी भी प्रॉब्लम है, खैबर पख्तूनख्वा, उसके अलावा पानी का किल्लत है। पानी का किल्लत और बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर। तीसरा कर्ज है, पाकिस्तान इतना कर्ज में डूबा हुआ है, उसका अर्थव्यवस्था इतना गया गुजरा है कि आप पूछो मत। उसके ऊपर इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ओके। और तो और बाकी पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है। आप हमें सबको पता है कि पीटीआई के हेड इमरान खान को जेल के अंदर किया है, उसको नेल्सन मंडेला बना रहा है। वो है काबिल नहीं है नेल्सन मंडेला बनने का, पर बना रहे उसको। और पाकिस्तान जो है अपने पड़ोसियों के साथ सबके साथ लड़ लिया। ईरान के साथ लड़ाई है, अफगानिस्तान के साथ लड़ाई है, और इंडिया के साथ भी लड़ाई है, और चीन भी नाखुश है। तो ये कैसा देश है? और इस देश में भावनाएं तो उठेंगी बाकी प्रांतों में,
और ये आज के दिन खैबर पख्तूनख्वा में ये प्रॉब्लम है। ये है एक नॉर्मल पॉलिटिशियन, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो भी आज के लाइव। इसका व्याख्या तो आप सुनिए, पर आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टीटीपी का राज चलता है, एक शैडो कैबिनेट है उनका। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का एक शैडो गवर्नमेंट है। एक दूसरा एक पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट है। तीसरा वहां का जो चीफ मिनिस्टर है वो अपोजिशन का है, और वो किस तरीके से खेल कर रहा है, वो अपना खेल है। चौथा, उसके अलावा आईएसआई और उसके कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ ये रिहैश हो रहा है, वहां तो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर तक गया है वो। और ये नौबत आ गया, ये आप खुद सुनिए, ये भी कहता है कि कल के दिन केपी के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आजादी का नारा उठने वाला है। अगर अक्टूबर के महीने तक 18th अमेंडमेंट पे मनवन अमल नहीं होता, ये जाली बिलें वापस नहीं होती, तो आप इस माहौल में, जिस माहौल में आप सीपीएलए लड़ रहे हैं, जिस माहौल में आप सीपीएलएफ लड़ रहे हैं, जिस माहौल में ईरान आपका दुश्मन है, जिस माहौल में अफगानिस्तान आपका दुश्मन है, आप कहते नहीं तो मैं नहीं मानता, जिस माहौल में टीटीए और टीटीपी आपका दुश्मन है, जिस माहौल में दाइश आपका दुश्मन है, हिंदुस्तान आपका दुश्मन है, आप अपने लिए एक और दुश्मन खुद। अगर हमारे मसले अक्टूबर तक हमारे ख्यालात नहीं मिलते, तो नवंबर से हमारा तहरीक एक और कदम बढ़ेगा, और उसका इंशाल्लाह बुनियादी नारा होगा कि या हमें हक दो या हमें आजादी। पाकिस्तान की खातिर हम बड़ी कुर्बानियां दे चुके, पाकिस्तान की खातिर हम बड़ी चीजों पे आगे बढ़ चुके, लेकिन अगर वही पाकिस्तान मेरे कौम के बच्चे का नवाला लेकर जाता है, मेरे कौम के बच्चे का कपड़ा लेकर जाता है, मेरे बच्चे को नंगा छोड़ता है, भूखा छोड़ता है, वीरान जगह में छोड़ता है, तो फिर ऐसे पाकिस्तान को मेरे ख्याल में हमें इससे बगावती बेहतर है। सोच ले, इंशाल्लाह आज हमारे मशावरती इजलास में ये सब फैसले हो गए हैं। अब इस पे इंशाल्लाह अमल शुरू है। मैं ये वादे कर दूं कि हम एक तप्पड़ वादे, याद, मैं बजाते खुद अपने वालिद के साथ ये वादा करके घर से निकला कि इंशाल्लाह अपना सर हाजिर करूं, लेकिन कौम का ये हक अगर अक्टूबर के राइट। तो ये हुआ एक भावना जो वहां पैदा हुआ है। इस हालत में इंडिया क्या करे, एक सवाल है, राइट। पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान, यानी पाकिस्तान के साथ किस तरीके से हम डील करें, इस बलूचिस्तान प्रॉब्लम के साथ हम कैसे डील करें। अंदर जो होगा होगा, होने दो पाकिस्तान के अंदर, राइट। और मेरे ख्याल में हमें सीखना चाहिए जो मुशर्रफ बोलना शुरू, मुशर्रफ का सोच। हर वक्त मैं बोलता रहता हूं कि वी शुड गिव मॉरल सपोर्ट टू बलूचिस्तान द वे मॉरल सपोर्ट वाज गिवन बाय मुशर्रफ टू कश्मीरीज। और इसका एक्चुअल असलियत और इसका एक्चुअल बोली सुनिए, और फिर मैं सवाल यही पूछूंगा हमारे गवर्नमेंट से और किसी से भी कि भाई व्हाई शुड वी नॉट बिहेव लाइक व्हाट पाकिस्तान डिड टू अस। मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने के लिए। ठीक है। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है। ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी। ठीक है। 30 का हीरो है, बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, CIA का भी था शायद। यस, ये ज़वाहिरी हमारा हीरो था। तो माहौल अलग था, अब माहौल तब्दील हो गया, अब वो हीरो जो है वो विलेन बन गए। ठीक है। अब आप 90s को लें, कश्मीर की, अब आप क्योंकि हाफिज सईद वगैरह की बात कर रहे हैं, देखिए वहां एक फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुई कश्मीर में, 1990 में शुरू हुई। वो उनको मारा गया बुरी तरह से, इंडियन आर्मी ने मारा, वो भागकर पाकिस्तान आ गए। अब पाकिस्तान में फिर उनको हीरो रिसेप्शन दी गई, उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती थी, और हम उनके सपोर्ट में थे कि ये मुजाहिदीन हैं जो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे अपने हकूक के लिए। यहाँ फिर ये लश्कर-ए-तैयबा वगैरह बनी, बहुत सी 10-12 और भी बनी।
वो हमारे हीरो थे जी। मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने। तो हीरो थे। इन्होंने पूरा दुनिया से जितने भी टेररिस्ट लेके आए और इनको ट्रेन किया, सब कुछ करके इनको सबको हीरो बनाया, राइट? हीरो बनाया गया है। तो हम क्यों ना करें? ये सवाल है पूरा हम सबके लिए खुद का। ओके, नाउ लास्ट में यही बोलूंगा कि आपने देख लिया है और पिछले 1 घंटे से आप सुन रहे हो आज का हालत क्या है। और लेटेस्ट क्यों मैंने शुरू किया, ये शुरुआत में है क्योंकि ये अभी दोबारा बलूच के जितने मिनरल्स को बेच रहे हैं और पाकिस्तान को बिल्कुल कंट्रोल भी नहीं है और ये हालत बिगड़ता जा रहा है, राइट? और मैंने ये भी शुरू किया था कि क्या कैन बलूचिस्तान कैन सर्वाइव विदाउट पाकिस्तान, कैन पाकिस्तान सर्वाइव विदाउट बलूचिस्तान, राइट? ये सवाल मैंने पहले से शुरू किया, पर लास्ट में मैं ये एक और सवाल पूछूंगा, वो ये है कि कैन पाकिस्तान होल्ड ऑन टू बलूचिस्तान? क्या ये अपना पकड़ में रख सकता है? मेरे ख्याल में नहीं। ये सिर्फ वक्त की बात है। अगर बलूच लोगों को कुछ मदद मिल गया बाकियों से, राइट, फिर तो इनका मेरे ख्याल में पाकिस्तान को टूटना होगा। अगर पाकिस्तान नहीं टूटना चाहता है तो इनके साथ दे हैव टू स्टार्ट डीलिंग कंप्लीटली डिफरेंट। क्या ये पाकिस्तान आर्मी ये कर सकता है? क्या उनके खून में है कि भाई पॉलिटिकल समझौता करे? मेरे ख्याल में नहीं।